आइए आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 2। पहले पार्ट में हमने इस बारे में अध्ययन किया खाद्य विभिन्न जीवों के प्राणियों के अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में। इसमें हम मानव के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव का पाचन तंत्र का जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है मुख गुहा से और मलद्वार तक इसका पाचन तंत्र है, यानी इसको हम आहार नाल कहते हैं। ये आप नली देख रहे होंगे, ये नली जाते हुए यह विकृत भी है, इधर मुड़ी हुई है, तो यह कुछ ग्रंथियों से जुड़ी हुई है। तो इसी नली को आहार नाल कहते हैं। और ये आपका मुख गुहा है। मुख गुहा में आपके दांतों का सेट मिलेगा, उसका अध्ययन करेंगे। लाला ग्रंथि मिलेगी, यानी लार ग्रंथि। उसके बाद आपका ये ग्रसिका हो गया, ये ग्रसिका। इसके बाद आपका ग्रसिका अमाशय में जाकर खुलेगा। अमाशय के बाद आपका ये सीकम एक होता है, और सीकम उसके बाद आपका इसे लगा हुआ अग्नाशय होगा, एक ग्रंथि है। फिर यहाँ पित्ताशय भी ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है, ये पित्ताशय। और इसके बाद हम देखेंगे ये बृहदांत है और क्षुद्रांत है। उसके बाद मलाशय है और मलद्वार है। ये इतने सिस्टमेटिक इसके रूप हैं। तो अब हम अध्ययन करें सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। ये पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्या चीज होता है। तो आप लोग देख सके हैं कितने इसके भाग हैं। अगर हम देख सकते हैं इसको, आहार नली को अगर बांटना भी चाहें तो आप बांट सकते हैं। मुख गुहिका हो गया, ग्रास नली हो गई, मुख गुहिका, ग्रास नली। फिर उसका अमाशय हो गया, अमाशय हो गया, फिर क्षुद्रांत हो गया, फिर बृहदांत हो गया, मलाशय हो गया। इस तरह जो है आपका इतने पार्ट मुख्य रूप से हो गए। अब मुख और मुख गुहा के बारे में अध्ययन करें तो मुख गुहा ही वह पार्ट है जिसमें दांतों का सेट होता है। सबसे पहले भोजन इसी में अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो मुख गुहा के बारे में देखा जाए, मुख, इसको हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका, दोनों में अध्ययन का मुख एवं मुख गुहिका। क्या होता है मुख एवं मुख गुहिका? ये मुख हो गया, मुख गुहिका जो अंदर का इसका जो खाली स्थान है जिसमें दांतों का सेट है, वो मुख गुहिका कहलाता है। तो इसी में हम लोग आहार को अंतर्ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं। अब लेने के बाद क्या होता है, तो पहले हम लोग जान जाए कि जो दांतों का सेटअप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि एक सामान्यतः मनुष्य में दांतों का जो सेटअप होता है वह जो है, अगर हम देखें ऐसे मुख खोले हों, ऐसे मुख खुला हो, इसमें दांतों का ये सेटअप मान लीजिए लगा हो, ऐसे ये मान लीजिए दांतों का सेटअप है। तो इसमें जो है चवड़क, अग्र चवड़क हम लिख दे रहे हैं, चवड़क, चवड़क यानी पीछे से दांतों का सेट शुरू किया जा रहा है, चवड़क। दूसरा हो गया अग्र चवड़क, अग्र चवड़क। ये दांतों का सब सेट हम बता रहे हैं, दांतों का सब सेट है अग्र चवड़क। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा रदनक, 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 और एक हो जाएगा कृंतक, कृंतक। तो इस सेटों में सबका अपना, अगर एक नीचे के देखें उसी तरह ऊपर का भी सेट है, जैसे नीचे का सेट है वैसे ऊपर का भी सेट है। तो नीचे अब जैसे दांत इसमें हैं, नीचे वाले पर हैं, उसी तरह ऊपर वाले पर भी हैं। तो ये कितनी इनकी संख्या है, कैसे क्या है, तो अगर हम देखना चाहें
तो हम दिखा सकते हैं। ऐसे हम नीचे वाला मान लें, अगर देखना चाहें दांतों के सेटअप में, तो ये जो चौवड़कों की संख्या है, ये जो है आपके 3 हो जाते हैं। ये 3 मिलेंगे, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। जो अग्र चौवड़क है, ये जो मिलेंगे, ये आपके 2 मिलेंगे, तो ये हो गए 2 दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ। फिर रदनक जो होता है, ये जो है आपके 1 होते हैं, और इसके बाद कृंतक जो होगा, ये 2 होते हैं, 2 दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ। ऐसे हम बांट दें, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख दें, ये राइट हैंड साइड। दांतों का जैसे सेटअप है दांतों का, नीचे वाले में चाहे ऊपर वाले हम गिनती करें तो चौवड़क है, ये चौड़ा होता है। फिर इसके आगे वाला भी ये पीसने के काम में आता है। जो दांतों का आप चित्र में देख सकते, जो एकदम पीछे वाला जो दांत है, इसमें इनकी संख्या दाएं 3 होती है, बाएं 3 होती है। और ये चौवड़क, फिर अग्र चौवड़क, ये 2 होते हैं, दाएं 2 होते हैं, बाएं 2 होते हैं। रदनक एक दाएं तरफ होता है, एक बाएं तरफ होता है। और जो कृंतक है, 2 दाईं तरफ होते हैं, 2 बाईं तरफ होते हैं। यानी आप जोड़ सकते हैं, 3 ये हो गया तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया तो 2 ये हो गया, और 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, और 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। तो अगर हम जोड़ें तो 3 2 5, 1 6, 2 8, 8 दूना के इधर 16 हो गया, और 16 दूना के 32 हो गया। इस तरह एक मनुष्य के सामान्यतः दांतों की जो व्यवस्था है, उनकी जो संख्या है, वो आपकी 32 हो गई। 3 2 5 1 6, 2 8, 8 दूना 16 दूना के 32। इस तरह मनुष्य के जो दांत होते हैं, दांतों की जो संख्या है, दांतों की संख्या वो 32 होती है। तो अब देख चुके हैं चौवड़क, अग्र चौवड़क, रदनक, कृंतक, इनकी संख्या दी गई है। पीछे से दांतों को सेटअप गिना गया है। पीछे से ही चौवड़क जो चौड़े भी होते हैं, उसके आगे वाला भी चौड़ा होता है। इसकी संख्या 3 सेम टू सेम होंगे। ये पीसने के काम में आते हैं। जो भोजन हम लोग लेते हैं, उसको पीसने के काम में आते हैं। आगे वाला भी वही करता है, अग्र चौवड़क, ये थोड़ा इससे कम चौड़ा होता है। और रदनक जो होता है, यह पतला नोकीला होता है, और यह जो है किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है। फिर कृंतक होता है जो किसी चीज को काटने का, चूहे का देखे होंगे कृंतक, बहुत बड़ा बड़ा होता है, आप बहुत सी सामान को देखते हैं कुतर डालता है, तो ये कृंतक का काम है। काटने वाला कृंतक हो गया, फाड़ने वाला रदनक हो गया, पीसने वाले चौवड़क और अग्र चौवड़क हो गए। ये दांतों का आपका सेटअप हो गया। और दांतों के बारे में जानना चाहें तो दांतों के भी बहुत सिस्टमेटिक उसके हम लोगों की व्यवस्था है। यह कंक्रीट से भी बहुत मजबूत होते हैं। तो इनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में बताया, डॉक्टर बताते हैं कि जो हम लोग मीठा खाते हैं, हम लोगों की सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। नहीं तो जो मीठा खाते हैं, अगर वो फंस जाता है, तो मीठा जब कुछ समय दांतों लार उसमें मिलेंगे, तो मीठे का जब अवघटन होता है तो वो एसिड टाइप का बना देता है। तो जब एसिड टाइप का बना देता है, कुछ उसमें जीवाणु होते हैं जो मीठे को एसिड में चेंज कर देते हैं, यानी अम्ल में। अम्ल जो है दांतों का क्षय करना शुरू करता है। इसीलिए जो देखे होंगे कहते हैं उसमें कैविटी हो गया, यानी खोड़िला जिसको कहते हैं, ये उसी का कारण है कि कोई भी चीज़ अगर भोजन फंस जाता है, तो उस भोजन का अपघटन जब होता है तो ज़्यादातर वो एसिड बन जाता है और दांतों को क्षय करना शुरू करता है। ये अपघटन जो है कुछ छोटे जीवाणु कहलाते हैं। तो साफ सफाई रखेंगे, न जीवाणु रहेंगे, न ये चीज़ें फंसेंगी, जो अपघटन होगा, न दांतों का क्षय होगा। तो ये हम देख सकते हैं
तो दांतों के जबड़ों में संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं। नीचे वाले जबड़े में जितने होते हैं उतना ही ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। चौवड़क का क्या काम है एक बार मैं बता दे रहा हूँ। चौवड़क जो होता है ये पीसने के काम में आता है, और अग्र चौवड़क होता है ये भी वही काम करता है। रदनक जो है फाड़ने के काम में आता है। कृंतक जो है काटने के काम में आता है। और सबसे प्रमुख ये बात है कि कृंतक जो है सबसे पहले हम लोगों के आता है। एक दूध के भी दांत होते हैं जो बचपन में आते हैं, फिर वो टूट कर फिर नए दांत आते हैं। तो कृंतक सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है रदनक आएगा, फिर चौवड़क आएगा, फिर अग्र चौवड़क आएगा। ये इसका क्रम होता है, एक क्रम में होते हैं। तो ये दांतों की व्यवस्था रही, दांतों का अक्षय भी बता दिए मैंने। अब चला जाए जीभ के बारे में। जीभ क्या है और इससे क्या चीज होता है। तो हम जानते हैं कि जो जीभ होता है इसके जीभ के भी पार्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने दांतों में पढ़ा कि दांतों में जो है अनेक प्रकार के मुख गुहा है। मुख गुहिका में ये दांतों का प्रकार, ये दांतों के प्रकार में आप पढ़िएगा। इसको हम लिख भी सकते हैं, दांतों की व्यवस्था या दांतों का प्रकार, यहाँ लिख दे रहे हैं। मुख गुहा भी लिख सकते हैं। मुख गुहा में दांतों की व्यवस्था। तो दोनों जबड़ों में जो दांतों की व्यवस्था होती है यही होती है संख्या सामान्यतः। तो हम इसी के बारे में लेकर चल रहे हैं। मुख गुहा के बारे में ही अभी अध्ययन किया जा रहा है। तो मुख गुहा में आपके दांतों का भी सेट है और जीभ भी है। तो दांत तो भोजन को काटने का काम कर रहे हैं, फाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे बाइट्स टुकड़ों में बदल दे रहे हैं कि जिससे आसानी से हमारा पाचन हो सके। और जीभ जो है स्वाद के अनुसार और भोजन को एक इधर से उधर करने का काम करती है, जिससे हर दांतों पर चला जाए और उस भोजन को हम काट कर और उसके स्वाद के आधार पर अंतर्ग्रहण कर सकें। तो जीभ में अगर देखा जाए तो जीभ में भी आपके छोटे छोटे, जैसे जीभ की अगर व्यवस्था देखी जाए, ऐसे मान लीजिए आपका जीभ है, तो इस जीभ में व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। ये व्यवस्थाएं होती हैं, इसको हम देख सकते हैं कि ये आपकी छोटे छोटे बूंद टाइप के कलिकाएं होती हैं और वे जो है स्वाद को पहचानने का काम करती हैं। हर हिस्सा अलग अलग स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। कोई हिस्सा होता है जो मीठे को पहचानता है। अगर तीखे वाले हिस्से पर अगर मीठा को डालेंगे तो स्वाद को भाप नहीं पाएगा। तो कलिकाएं ग्रंथियां इस टाइप की होती हैं। एक समूह होता है, एक झुंड होता है, एक एरिया होता है जिस पर वो जाता है। जैसे मिर्च है तो उस पार्ट पर जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि वो मिर्च हमने खाया। मीठे वाला पार्ट अलग है, उस पर जाएगा, मीठा का कोई टुकड़ा तुरंत हमको पता चलेगा कि हम जो लोग खा रहे हैं वो मीठा है। तो इस तरह हम लोग स्वाद को पहचानते हैं। स्वाद के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिससे हम स्वाद को पहचान सकते हैं। तो ये तो आपका जीभ का पार्ट हो गया। अब हम भोजन नली यानी ग्रसिका की बात करें, इसकी बात करें। अब आगे बढ़ें तो ये भोजन नली यानी ग्रसिका के बारे में अध्ययन करें। ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका, तो ग्रसिका जब भोजन यहाँ पर टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिए जाते हैं और लार उसमें मिलकर उसको पूरा लिबलिबा बना देता है, तो आसानी से वो सरक सकता है। तो जब आसानी से सरकता है तो अब इसमें आकर के ग्रसिका से होते हुए इसको जाना है अंदर। तो ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है कि अचानक जो भोजन अमाशय में न गिरे।
तो धीरे धीरे क्रमाकुंचन ऐसे सिकुड़न फैलन उस नली में होती रहती है। तो धीरे धीरे भोजन जो है आमाशय की ओर बढ़ता है। तो ग्रसिका का यही काम है कि भोजन को ये मुख गुहा से डायरेक्ट एकदम आमाशय में न गिरे, धीरे धीरे करते हुए क्रम में आमाशय में लेकर जाए। तो ये रहा आपका ग्रसिका। अब इसके बाद ये वक्ष में होते हुए आमाशय में ले जाता है। इसके बाद आमाशय का नंबर आता है। आमाशय क्या है, ये धीरे धीरे ढकेलता है, इतना तो आपने जान चुका है। अब है आमाशय के बारे में अध्ययन किया जाए। आमाशय तो आमाशय क्या है, यह आम की तरह दिखने वाला, ऐसा इसका फिगर देखेंगे तो इस आम की तरह ऐसे बने रहेगा, ऐसे आम की तरह इसकी संरचना है। इसलिए आम की तरह आशय यानी थैला होने के कारण इसको आमाशय का नाम दिया गया है। तो अब इसमें जो है भोजन आकर इसमें भी कुछ पाचन होता है। हर पार्ट है, किसमें वसा पचेगा, किसमें शर्कराएं पचेंगी, तो पार्ट बना हुआ है। तो आमाशय में आने के बाद एक आमाशय क्या है, एक मोटी झिल्ली जैसी संरचना है, थैलीनुमा ये संरचना है, और इसमें श्लेष्म होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी में से निकलता है। इसमें से हाइड्रोक्लोरिक की ग्रंथियों से HCl यानी इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिससे यह जो छोटे जीवाणु होते हैं उसको मार डालता है। यानी आमाशय में जब भोजन जाता है उसमें अगर कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी पहुंच जाते हैं भोजन के साथ, तो उसमें वह मार डालता है और उसका जो है पाचन हो जाता है। और इसमें प्रोटीन जो होता है, एक चीज और है, छोटे जीवाणुओं के मारता है। किसका पाचन होता है आमाशय में? पाचन अगर देखा जाए किसका होता है, तो पाचन इसमें होता है आपका प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन जो है इसमें पचता है, या जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन के लिए उत्तरदायी है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। तो क्या है, एक बार और देख सकते हैं। आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है। इसके जो आंतरिक संरचना है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक इनसे एसिड निकलता है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और प्रोटीन का जो है पाचन करता है, इसको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब हम चलेंगे क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत क्या है, इसके बाद आता है नंबर क्षुद्रांत का। आमाशय हो गया, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है, तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होती है। इसमें जो है ये बहुत लंबी होती है, छोटे ही हिस्से में होने के कारण ये बहुत ही छोटे हिस्से में यह रहती है, ज्यादा हिस्सा नहीं घेरती है। एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है, जिसको हम क्षुद्रांत और बृहदांत कहते हैं। तो छोटे स्थान है, लेकिन इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर इसको फैलाया जाए इस तरह सर्प की नुमा ये कुंडली टाइप की रहती है, लेकिन जब इसको फैलाया जाए तो ये 7.5 मीटर तक लंबी हो जाती है सामान्यतः। तो इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है, और यकृत गहरे भूरे ग्रंथि है जो स्रावित होता है, इससे ये भी जो है भोजन का पाचन करता है। क्षुद्रांत में कहिए तो संपूर्ण भोजन का पाचन यहीं पर हो जाता है। क्षुद्रांत में कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां भी होती हैं जो
पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है। तो वैसे इसमें हमसे क्षुद्रांत में, और बृहदांत जो होता है, बृहदांत बृहदांत जो होता है, ये बड़ी आंत है। इसमें जो है भोजन में जो जल होता है उसका ये अवशोषण कर लेती है, जिससे अधिक से अधिक जल शरीर से हमारे न निकल पाए, और उसके बाद जो मल बच जाता है वो मलाशय में चला जाता है और मल द्वार से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका बृहदांत हो गया, जो जल का अवशोषण इसमें होता है। मेन रूप से हम कह सकते हैं जल का अवशोषण, जल का अवशोषण हो जाता है। इसमें कर सकते हैं संपूर्ण भोजन का पाचन, संपूर्ण भोजन का पाचन, ये क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में और भी बहुत एक खूबी होती है कि उंगली जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिसको हम रसांकुर कहते हैं, और उन्हीं की वजह से जो है वो पाचन वो जो पचे हुए हिस्से होते हैं उनको वह सोख लेता है और ब्लड में मिलाकर पूरे शरीर को सप्लाई कर दी जाती है। ये होता है क्षुद्रांत। बृहदांत जिसमें जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद आपका मलाशय है, मलाशय जिसमें मल एकत्रित होता है, मल एकत्रित होता है। और मल द्वार है, मल द्वार, इसमें मल को शरीर से बाहर त्याग किया जाता है, मल को शरीर से बाहर त्यागते हैं। ये चीज होता है, आपके पूरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। ये नली की एक खासियत है। लेकिन नली से कुछ ग्रंथियां जुटी होती हैं। ये तो आपके नली के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं। अब नली से कुछ ग्रंथियां जुटी होती हैं, उन ग्रंथियों से रस का स्रवण होता है। तो इसमें देखिए आपका इधर ये ग्रंथि जुटी हुई है, यकृति है, ये जुटी हुई है पित्ताशय, फिर अग्नाशय। तो अग्नाशय, पित्ताशय, यकृति, ये जो मुख्य ग्रंथियां जो दी गई हैं। लाला ग्रंथि के बारे में बता दिए, जिससे लार स्रावित होता है, भोजन को लिबलिबा बनाता है, कुछ जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लिया जाए कि ये क्या करता है। तो जो यकृति होती है, यकृति के बारे में अध्ययन किया जाए। यकृति ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि, ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। और ये बहुत, इसकी एक खूबी है कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह करती क्या है, ये पित्त रस का स्रवण करती है। इस यकृति से पित्त रस का स्रवण होता है, पित्त रस का पित्त रस का श्रवण, ये पित्त रस का श्रवण करती है। ये पित्त रस क्या होता है, तो यही पित्त रस का श्रवण करती है, और ये जो है पित्ताशय में एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रण, इसका जो है पित्ताशय में एकत्रण होता है। ये पित्ताशय में पित्त रस चला जाता है, तो ये पित्ताशय दिया गया है। यकृत से पित्ताशय में जो है पित्त रस चला जाता है, ये होता है पित्त रस जो है यकृत से पित्ताशय में जाता है। अब पित्ताशय में पित्त रस जो है,
पित्त रस का श्रवण, यकृति और उसका एकत्रीकरण पित्ताशय, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पित्ताशय में जब पित्त रस एकत्रित रहता है तो आखिर ये पित्त रस का काम क्या है? तो पित्त रस जो होता है यह वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा को जो पाचन होता है, ये पित्त रस जो होता है, अगर हम देखें पित्त रस यानी पित्त रस क्या है, तो पित्त रस के बारे में कह सकते हैं कि पित्त रस जो है वसा का पाचन, पित्त रस का काम है वसा का पाचन। इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक और चीज हो गया आपका, तो इसमें जो है प्रोटीन का पाचन हो गया अमाशय में, अमाशय में हो गया प्रोटीन का पाचन, हो गया। फिर ये जाएंगे आगे इसमें अगर ये जो है इससे जुड़ी है, इसमें देख सकते हैं ये जो सीकम एक होता है, एक सी आकार का इसमें होता है, ऐसे इससे जुड़ी होती है। इस सीकम में जा करके आपका ये पित्त रस जो है वसा का पाचन करता है। फिर आगे देखा जाए तो जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय क्या काम करता है? अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस, अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक जो रस होता है, ये रस काम करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों के पाचन में, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशयिक रस, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस। तो आप लोगों ने देखा है जो पित्त रस है वो वसा का पाचन करता है, फैट जो होता है उसको यह सरल भागों में डिवाइड करता है। प्रोटीन का पाचन, आपके कुछ प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा, और कुछ प्रोटीन का पाचन इसके भी द्वारा होता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों का पाचन होता है। इस तरह सिस्टमेटिक ये काम होता है। तो ये चीज है आपका। क्षुद्रांत के भी में पाचन होता है, क्षुद्रांत के निचले हिस्से में पहुंचता है तो उसमें आंत रस का पाचन भी, आंत रस भी निकलती हैं आंतों से। छोटी आंत बड़ी आंत है तो आंतों से जो कार्बोहाइड्रेट है सरल शर्करा में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज का भी परिवर्तन हो जाता है। जो सरल कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है और वसा अम्ल और ग्लिसरीन प्रोटीन और अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल में परिवर्तित होता है। इसको भी दिखा दिया जाए। ये तो अग्नाशय में रहा। अब आंतों में देखा जाए पाचन, आंतों में पाचन या आंतों द्वारा पाचन हम लिख सकते हैं।
आंशिक रूप में जो पचा हुआ भोजन है ये क्षुद्रांत 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 के आखिरी भाग में भी पाचन होता है। तो इसमें पाचन क्या होता है, इससे जो रस निकलता है क्षुद्रांत से, जो इसको हम आंतरस बोलते हैं, आंतों से यानी क्षुद्रांत यानी आंतों से निकले वाले रस को आंतरस, इसको हम लिख दे रहे हैं आंतरस। ये जो रस निकलता है आंतरस, ये क्षुद्रांत के आखिरी भाग से निकलता है और इसमें यह क्या करता है, ये जो है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, कार्बोहाइड्रेट वसा है और प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ये जो सरल शर्करा में बदल देता है, इसको हम लिख सकते हैं सरल शर्करा। सरल शर्करा में जैसे ग्लूकोज आपका हो गया, ग्लूकोज हो गया। वसा, जो वसा है तो वसा को यह जो है चेंज कर देता है वसा अम्ल में चेंज कर देता है। और जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में। इसको हम लिख सकते हैं एमिनो अम्ल। और ये वसा और ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये आंतों से जो रस निकलता है, और आंतों का मतलब क्षुद्रांत के आखिरी हिस्से में, आखिरी भाग में रस निकलता है जिसको आंतरस के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ये चेंज कर देता है। तो यानी इसीलिए जो बचा खुचा ये हिस्सा होता है, प्रोटीन बच गया, कार्बोहाइड्रेट बच गया, वसा बच गया, जबकि वसा का ज्यादा से पाचन आपका हो जाता है इसी में, अमाशय में ही हो जाता है। अमाशय में आपका पाचन प्रोटीन का है, जठर रस निकलता है उससे हो जाता है। और इधर भी अग्नाशय से, अग्नाशय रसिकम में जो निकलता है उसमें पाचन हो जाता है वसा का। लेकिन जो बचे खुचे वसा और प्रोटीन होते हैं वो जाकर अंत में आपका क्षुद्रांत में होता है। इसीलिए कहा जाता है क्षुद्रांत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब उसके बाद जो बेकार पदार्थ होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। जब बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है तो वहां पर जो है आपका ये जो जल उसमें जो अधिक मात्रा में होता है तो उसको सोख लिया जाता है, अर्ध ठोस के रूप में परिवर्तित किया जाता है मल को, और वो मलाशय में एकत्रित होता है, मल द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह आपके हैं। और ये चैप्टर जो है
छोटी आंत और बड़ी आंत समझा दिए, मानव का संपूर्ण पाचन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे घास खाने वाले जो जानवर हैं उनका कैसे पाचन होता है। तो रोमंथी जो होते हैं उनका कैसे पाचन होता है उनके बारे में अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। आप लोग समझिए इस चीज को। धन्यवाद।